नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है ये हमने हिंदुस्तान में देखा है बीते 3-4 महीनों में। एक जमात के ऊपर मुकदमा होने लगा और कई और जमातें जो नमस्ते में थी या सरकार टॉपल करने में थी, उन जमातों का जिक्र इस अफसाने में नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है सर। दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे, लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए। आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना। मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की बेजान जिंदगी से बार बार कपड़े हटा रहा था मानवर। ये दृश्य कैसे? तो पीएम केयर फंड जो आपने बनाया है उसमें हजारों करोड़ रुपए CSR फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीद लिया। 800 का ऑक्सीमीटर 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग। कि हम लोगों को दैहिक दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, सामाजिक दूरी नहीं सर। हमारे मुल्क में वैसे ही सामाजिक दूरी बहुत है सर। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया उपसभापति महोदय। कभी कभी कोई नमस्ते आयोजन कितना भारी पड़ जाता है ये हमने हिंदुस्तान में देखा है बीते 3-4 महीनों में। तो आगे से बड़ी सावधानी बरतनी होगी सर। आप थे सदन में, एक दिन मैंने कहा था कि हम लोगों को दैहिक दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, सामाजिक दूरी नहीं सर। हमारे मुल्क में वैसे ही सामाजिक दूरी बहुत है सर, इतनी है कि हम उसको भर नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं भूले कि सामाजिक दूरी के बाद एक जमात के ऊपर मुकदमा होने लगा और कई और जमातें जो नमस्ते में थी या सरकार टॉपल करने में थी, उन जमातों का जिक्र इस अफसाने में नहीं हुआ। ये चिंता का विषय है सर। कोरोना संक्रमण मार्च के आखिरी हफ्ते के हालात हम सब वाकिफ हैं सर। लॉकडाउन हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह व्यक्तिगत निर्णय था या सामूहिक निर्णय था? क्योंकि हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम है। अगर यह सामूहिक निर्णय था तो तैयारियों के बारे में बताएं, आपने क्या तैयारियां की? क्योंकि वो जो अचानक का लॉकडाउन था सर, उच्च मध्यम वर्ग को तो अपने दायरे में लगा कि हम सब ठीक हैं, हमें अपनी चिंता होनी चाहिए। हम बाकी से भूल गए कि जिनकी चिंता होनी चाहिए थी वो हमारी चिंताओं से गायब हो गए। अभी मजदूरों का जिक्र हो रहा था जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य से आके काम करते हैं सर। मेरा मानना है, अभी बीते दिनों सदन में कहा गया कि कोई आंकड़ा नहीं है सर। ये मजदूर भाई आंकड़े नहीं है सर, ये किसी के पिता हैं, किसी की कोई माँ है, बेटा है सर। अगर आपके पास आंकड़े नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर दीदार करने की क्षमता नहीं है, नजर पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप। 5 समृद्धि के टापुओं के निर्देश पे आपकी सरकार चल रही है और असमानता के महासागर में गोते लगाने वालों की कोई जिक्र नहीं है सर। मैं सदन की ओर से माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रपोज करता हूं कि हम सबको एक माफीनामा देना चाहिए देश के उन तमाम मजदूर भाइयों के लिए जिनके बारे में हमने चिंता नहीं की, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में कोई बात नहीं हुई। थर्ड लॉकडाउन के बाद जब छवियां बिगड़ने लगी तो अचानक से हमने कहा कि ये क्या हो रहा है। ये माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ हमेशा रहा। मैं आज कहता हूं, कांग्रेस के साथी भी याद करेंगे, 90 से जो आपने उद्यम शुरू किया, आज देखिए बाजार के मध्य हेल्थ और एजुकेशन को आपने रख दिया। आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो काम किया जिस जज्बे के साथ, उसको सलाम करिए और अपनी आर्थिक प्रस्तावनाओं पर पुनर्विचार करिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। सिर्फ कोविड वॉरियर वर्कर्स को ही ट्रिब्यूट नहीं, सबको। हमें दुख होता है कि जब सरकार के आला लोग ये कहते हैं
सर एक मिनट, दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ मौत कम हुई है। सर ये घोर असंवेदनशीलता है, ये घोर अमानवीय बयान है। उन घरों में जाइए, पूछिए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई लेकिन यार बाकी देशों की तुलना में हम ठीक है ना। ये बयानबाजी बंद होनी चाहिए। सर इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मैं सरकार से आग्रह करूंगा, हाथ खोलिए 7,000 8,000 रुपया नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली को। और सर आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा, ऑडिट और पारदर्शिता से दूर पीएम केयर्स फंड का कई बार जिक्र हुआ है। मेरा मानना है कि नाम और काम में थोड़ा तारतम्य होना चाहिए। और हमारे बीजेपी के एक मित्र कॉन्क्लूड करिए, 30 सेकंड, वरिष्ठ साथी कह रहे थे सहकारी संघवाद के का बहुत अद्भुत उदाहरण उन्होंने दिया, महाराष्ट्र फोकस रह गए। मैं भी बिहार के बारे में बहुत चीज कह सकता था लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है। 1 सितंबर से आरटीपीसीआर किट महाराष्ट्र को सस्पेंडेड है, पीपीई, N95 मास्क, वेंटिलेटर। तो आपके सहकारी संघवाद के आइडिया को प्रणाम। धन्यवाद झा जी, धन्यवाद। सर जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, बस जय हिंद बोल के खत्म। प्लीज सर जय हिंद बोलने से पहले असल में केंद्र और राज्य की सरकारों ने लॉकडाउन को दवाई मान लिया सर, वैक्सीन मान लिया। ये घोर अवैज्ञानिक सोच थी। अब बोल रहा हूं सर जय हिंद। इस कोरोना की महामारी के विषय में चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप इस महामारी के दौरान भी किया गया मान्यवर, और यह बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे, लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए। आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद कराइए। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशिए, आपदा में अवसर तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने में कृपया 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर। 5,000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर, 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुए घोटाले। कृपया इस आरोप प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें संजय जी। वेंटिलेटर चल गया माननीय। ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी मानवता के लिए। कृपया विषय पर बात करें। मुद्दे पर मैं कह रहा हूं, ये शमशान में अन्य राज्य सरकारों पर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कृपया भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शमशान में कृपया। कल इसी सदन में आरोप लगाया गया, कोई नहीं बोला। दिल्ली की सरकार इस संकट पर बात करिए, गंभीर समस्या है, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। संजय जी नहीं दे रहे सर, आप मौका नहीं दे रहे। आप बोल ही रहे, प्लीज। आप एक मौका नहीं दे रहे, वो चिल्ला रहे। मेरा सबसे आग्रह है कृपया आपका समय जा रहा है। कृपया संजय जी आप कंटिन्यू करें। उनको नहीं रोका, हमें रोक रहे हैं सर। हम सबको मना कर रहे हैं, हम सबको मना कर रहे हैं कि लगातार आप कृपया बोले। सर आज बताइए, इस आपदा के दौरान जब पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है,
आप बीपीसीएल बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप मुनाफे की कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के मजदूरों को आपने भुखमरी की कगार पे पहुंचा दिया। रेल में सर 80 लोगों की जान गई सर, 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। आप वो दृश्य नहीं भूल पाएंगे, मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की बेजान जिंदगी से बार बार कपड़े हटा रहा था। मानवर, ये दृश्य कैसे कृपया खत्म करें आप, कृपया खत्म करें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस कोरोना में सर दिल्ली की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिखाया। हमने कृपया खत्म करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। सर आप ऑलरेडी 4 मिनट, हम जिस राज्य से आते हैं 1 मिनट खत्म करें, खत्म करें, जल्दी तो दीजिए। हम अपने खत्म राज्य की करें, तैयारियों के बारे में तो बता दें। प्लाज्मा बैंक बनवाया सर, देश का दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनवाया। धन्यवाद, धन्यवाद संजय दिल्ली जी। के मॉडल की चर्चा धन्यवाद, दुनिया में हो रही है। धन्यवाद, और ये लोग धन्यवाद, धन्यवाद संजय जी। अब कोई भ्रष्टाचार धन्यवाद है, कोरोना में लूट धन्यवाद है, इनका माननीय वी विजय साई रेड्डी। गंभीर विषय पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। किसी ने ठीक कहा कल यहाँ, हमने और हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की महामारी आएगी और इतना बड़ा संकट आएगा ये कभी हमने सोचा नहीं था। कोविड-19 संक्रमण की चिंता पूरे विश्व में है, लेकिन जिसके घर में, जिसके परिवार में ये कोविड-19 का हमला हुआ है, उनका प्रेशर क्या होता है ये कल जया जी ने बताया। और ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ जया जी कि मेरी माँ जिनकी उम्र 80 साल की है वो भी कोरोना संक्रमित है और 15 दिन से वो अस्पताल में आईसीयू में है। मेरा जो भाई है छोटा, जो विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी कोरोना संक्रमित है, वो भी आईसीयू में है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कल वहाँ से हमारे साथी वहाँ बैठकर हमारे निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्य करता है, हमको लोगों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है जाकर। इसी वजह से हमारा भी संक्रमण होता है और हमें भी इस संकट से जूझना पड़ता है। एक बात समझी जानी चाहिए कि ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी। जैसे कि विनय सहस्त्रबुद्धे साहब हमारे मित्र नहीं है, अगर आप उनका भाषण कल सुने तो उनका पूरा भाषण महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है, सिर्फ निंदा की, खिंचाई की। जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। मैं पूछना, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे, उनको पूछे, प्रधानमंत्री जी ने तो उनकी खास महाराष्ट्र में पूरा जो कोऑर्डिनेशन है पूरे जिले का वो करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर साहब को वहाँ अपॉइंट किया है और उनका राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन चल रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़ी शहरों में नहीं तो जिला स्तर पर जंबो कोविड सेंटर बनाए और लोगों की सेवा में लगे। सबसे ज़्यादा चिंता महाराष्ट्र और देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है कि वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा, और वहाँ जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था। लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, बीएमसी की, WHO ने। दूसरा हमारा मुंबई का इलाका वरली कोलीवाड़ा, वहाँ सबसे ज़्यादा फिशरमैन कम्युनिटी रहती है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भी संक्रमण बढ़ा तो सब चिंता में आ गए। लेकिन वहाँ भी वहाँ के जो हमारे विधायक है और मंत्री जी है आदित्य ठाकरे जी ने पूरा आज वहाँ का संक्रमण खत्म किया और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है हर्षवर्धन डॉक्टर साहब, उसने भी उसके लिए उनको शाबाश की थी। तो मैं देखिए आरोप लगाना ठीक है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी देखिए। अगर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे ही मैं मानता हूँ कि चेतन चौहान साहब देश के सबसे बड़े क्रिकेटर की मौत हो गई, उस बारे में मैं विधान परिषद वहाँ के एक नेता का भाषण सुन रहा था। वहाँ की जो अव्यवस्था है उनकी वजह से चेतन चौहान का मृत्यु हो गया, इस प्रकार का आरोप वहाँ लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहाँ से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी? हमारी ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। तो ये बात भी समझनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आपने हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने हिसाब किताब की बात की है, मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरा मेडिकल इक्विपमेंट की मदद करना बंद कर दी है। उसमें पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ का ज़्यादा अब बोझ आने वाला है। तो पीएम केयर फंड जो आपने बनाया है उसमें हजारों करोड़ रुपए CSR फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? वो भी सभी राज्यों के लिए है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमारा GST का बकाया जो है वो तो दीजिए, उससे हम आगे का काम चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य सरकार अपना कोविड की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास जो हमारा बकाया पड़ा है वो आप दीजिए। सभी राज्यों की बात मैं करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च महीने में जब ये शुरू हुआ कोविड का संकट, तो पूरे राज्य में सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में 1 टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 405 टेस्टिंग लैब पूरे महाराष्ट्र में हमने खड़े किए 5 महीने में। माननीय संजय जी कंक्लूड करिए। सर करता हूँ सर। तो बात ऐसी है सर कि मास्क तो लगाऊंगा मैं, केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है, इसलिए अच्छा किया आपने, चेयरमैन साहब ने अभी बता करके हम सबको आग्रह किया था। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार के 7 मंत्री संक्रमित हुए हैं, तो यह किसी के ऊपर नहीं है कि आप कौन से राज्य से आते हो। आज मैंने सुना है कि हमारे नितिन गडकरी जी संक्रमित हुए हैं, मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। दूसरी बात, आज देश में 50 लाख से भी ऊपर ज़्यादा संक्रमण का आंकड़ा गया है, 80,000 से ज़्यादा मौतें हो गई है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस पूरे लड़ाई में पूरा देश, सभी राज्यों को साथ लेकर हमको आगे की लड़ाई लड़नी होगी। हम सिर्फ राजनीति करते बैठे एक दूसरे के खिलाफ, तो ये 50 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप इस सदन के माध्यम से मैं सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को विनती करता हूं, अब ये जब तक आखिरी कोविड पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। धन्यवाद संजय जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।